वेलकम सभी को। जेपीसी मेंस की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग मिशन जेपीसी मेंस 2024 के तहत इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पेपर है हमारा, उसी की तैयारी कर रहे हैं। और उसके लिए मैं लगातार आपके साथ समक्ष जो भी कुछ प्रश्न लेकर आता हूं, संभावित प्रश्नों को सूची लेकर आता हूं और उस प्रश्न का मैं पूरी तरह से डिस्कशन करके आपको बताता हूं। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, अभी जो मैं क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो है आपको भारत मानव विकास सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। विभिन्न सूचकांकों के आधार पर विश्व पटल पर भारत के आर्थिक प्रदर्शन या प्रगति की समीक्षा करें। भारत मानव विकास सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। विभिन्न सूचकांकों के आधार पर विश्व पटल पर भारत के आर्थिक प्रदर्शन या प्रगति की समीक्षा करें। इंडिया इज परफॉर्मिंग वेल इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। रिव्यू इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस ग्लोबली बेस्ड ऑन वेरियस आईडी इंडिसेस। ओके, माने सूचकांकों की सहायता से। इंडिया इज परफॉर्मिंग वेल इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। रिव्यू इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस ग्लोबली बेस्ड ऑन वेरियस इंडिसेस। अब देखिए, इस प्रश्न को अगर हमको उत्तर लिखना है तो इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मुझे अपने उत्तर में किन किन चीज़ों को शामिल करना होगा उसको पहले देखिए। सबसे पहले आपको बताना होगा आर्थिक विकास का अर्थ, उसके बाद आपको आर्थिक विकास की माप, जिसमें हम लोग परंपरागत और नवीन ये बातें हम लोग अभी करेंगे। देन हम लोग मानव विकास सूचकांक के बारे आपको बताना है और मानव विकास सूचकांक की उपलब्धि को आपको यहाँ प्रदर्शित करना पड़ेगा कि मानव विकास सूचकांक में भारत का प्रदर्शन सुधार रहा है, अच्छी हो रही है, इसके बारे में बताना है। उसके बाद विभिन्न सूचकांकों के आधार पर भारत की प्रगति को बताना है, यानी विभिन्न सूचकांकों के आधार पर आपको भारत की स्थिति वैश्विक के साथ, विश्व के साथ तुलना करते हुए बताना है कि भारत इसमें सुधार कर रहा है। और हम लोग लास्ट में उसका एक निष्कर्ष लिखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई थिंक मुझे लगता है इस प्रश्न का स्ट्रक्चर को समझ गए, आंसर का जो भी स्ट्रक्चर है उसको आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखिएगा। कभी कभी आप लोग को मेरी वॉइस या जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी सुनना पड़ेगा, तभी आप कभी कभी समझ सकते हैं। क्योंकि आपको PDF अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो अच्छी बात है, कर लीजिए और उससे आप नोट्स बनाइए, लेकिन कहीं कहीं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें मैं आपको लिख रहा हूँ, वो आपको जानकारी तभी प्राप्त होगी जब आपको मेरी बातों को सुनिएगा, तभी आप समझ पाइएगा। ओके, कई ऐसे जगह हैं जहाँ PDF में मैं बताने का प्रयास करता हूँ, जब स्क्रीन में जो भी चीज़ दिखाई पड़ती है उसको मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ, वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना PDF इंपॉर्टेंट है। तो जैसा आपको जो भी आपको सुविधा लगे वो कीजिए, जैसा आपको पसंद हो वो कीजिए। अगर आंसर अच्छा लगता होगा तो देखिए, नहीं अच्छा लगता है तो स्किप कर जाइए। ओके, समय बर्बाद मत कीजिए, समय आप काफ़ी कम है आपके लिए। हम लोग आते हैं इस प्रश्न का उत्तर, अब देखते हैं। देखिए, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वही हम लोग इंट्रो पार्ट में हम लोग अभी हैं। इंट्रो पार्ट में क्या लिखेंगे? आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास सामान्यतः समानार्थी अर्थों में प्रयोग किया जाता है। आर्थिक विकास का संबंध जहां मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और संरचनात्मक परिवर्तनों से है, जिनके कारण मानव का जीवन स्तर ऊंचा उठता है एवं जीवन गुणवत्ता में सुधार आता है, वहीं आर्थिक समृद्धि का संबंध देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन क्षमता में वृद्धि से लगाया जाता है। आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरों में मात्रात्मक वृद्धि से लगाया जाता है, जैसे कुल उत्पादन में वृद्धि, जबकि आर्थिक विकास से तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से लगाया जाता है। यहां आपको वो चीज को, सेंटेंस को पूरा करना पड़ेगा। ये चीज आप बना दे सकते हैं। आर्थिक क्रियाएं दो प्रकार के परिवर्तन को जन्म देती है। कोई भी आर्थिक क्रिया दो प्रकार के परिवर्तन को जन्म देती है। एक जन्म देती है समग्र चक्र में परिवर्तन और दूसरा है गुणात्मक परिवर्तन। तो देखिए, जब भी हम लोग समग्र चरों में परिवर्तन की बात करते हैं तो उससे तात्पर्य है राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन, प्रति व्यक्ति उपभोग राशि में परिवर्तन आदि। जबकि गुणात्मक परिवर्तन में हम देखते हैं उनकी स्वास्थ्य में सुधार होती है, शिक्षा व्यवस्था उसकी सुदृढ़ होती है, उनको आवास की सुविधा उपलब्ध होती है। तो देखिए, जब भी हम लोग आर्थिक क्रियाओं में ऐसी बातें होती हैं जिसमें समग्र चक्र में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग आर्थिक वृद्धि कहते हैं। और जब हम लोग आर्थिक क्रियाओं से गुणात्मक परिवर्तन आती है, अगर किसी व्यक्ति या जनसंख्या की स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास की सुविधाओं में वृद्धि होती है, यानी सामाजिक विकास होता है, तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी गुणात्मक परिवर्तन है तो यहां ध्यान दीजिएगा, गुणात्मक परिवर्तन
ये तभी होगा, दिस इज ए फंक्शंस ऑफ मात्रात्मक परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, यानी गुणात्मक परिवर्तन होने के लिए मात्रात्मक परिवर्तन होना जरूरी है। यानी जब भी हम लोग आर्थिक विकास की बात करेंगे, जब भी हम लोग आर्थिक विकास की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आर्थिक वृद्धि प्लस सामाजिक कल्याण में वृद्धि। ओके, सामाजिक कल्याण में वृद्धि। अब आपको देखिए, आर्थिक वृद्धि के कई माप हैं। जब भी आर्थिक वृद्धि को मापना होगा तो हम जीडीपी लेते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद लेते हैं, सकल घरेलू उत्पाद लेते हैं, एनडीपी सकल शुद्ध राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद, एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और पीसीआई पर कैपिटा इनकम। तो देखिए यहाँ शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखा हूं, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और पीसीआई पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। तो ये इसकी सहायता से हम लोग आर्थिक वृद्धि मापते हैं। यानी अगर किसी भी देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है पहले से, तो हम कहेंगे उस देश का आर्थिक विकास वृद्धि हो रहा है। अगर एनडीपी पहले से बढ़ा है तो हम कह सकते हैं कि उस देश का आर्थिक वृद्धि हुई है, ऐसा मानना है। लेकिन हर बार सभी चीज सही नहीं है कि आर्थिक वृद्धि हो रही है, इसीलिए हम लोग देखते हैं इसमें सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम सबसे बेस्ट है। वहीं आर्थिक विकास की जब भी बात करेंगे तो मापक के तौर पर हम लोग दोनों चीजों का प्रयोग करते हैं। यानी आर्थिक विकास के लिए माप के लिए हम लोग दोनों चीजों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैं अभी क्वेश्चन में आपको बताया था, दोनों चीजों का प्रयोग करते हैं। देख लीजिएगा, परंपरागत और नवीन, हम दोनों चीजों की बात किए थे, परंपरागत और नवीन। तो ये जो मेरा है ट्रेडिशनल है, ये जो चीजें हम लोग बात कर रहे हैं ये सभी आपका क्या है, ट्रेडिशनल है आर्थिक विकास के माप को। चूंकि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि क्या है, समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं, अतः आर्थिक समृद्धि के माप या आर्थिक विकास के माप एक ही हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहां इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आर्थिक विकास के मापक के दो उपाय हो सकते हैं, एक तो परंपरागत या ट्रेडिशनल, जिसमें हम लोग आते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उपभोग, इन सबको लेते हैं। लेकिन आज के डेट में हम लोग विभिन्न सूचकांकों के आधार पर भी आर्थिक विकास को मापने का प्रयास करते हैं, और उनमें से कौन कौन है देख लीजिए मित्रों। मुझे लगता है इतने सूचकांक को आपके समक्ष लाकर मैंने पहली बार आपने इतना सारा सूचकांक को एक जगह देखा होगा, ऐसा मुझे महसूस हो रही है, उम्मीद है। तो देखिए, सबसे पहले है मानव विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक सशक्तिकरण माप, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, असमानता समायोजित विकास सूचकांक, ग्रहीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक, तकनीकी प्रगति सूचकांक, सामाजिक प्रगति सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, क्रय शक्ति समतांक भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक शांति सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, और एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, जो नीति आयोग का ये है। ओके, तो देखिए, लगभग मैं इतने सारे सूचकांकों को आपके समक्ष लाने का प्रयास किया हूं। एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग बात करेंगे मानव विकास सूचकांक की, जब भी हम लोग बात करेंगे मानव विकास सूचकांक की, तो इस मानव विकास सूचकांक में इन सूचकांकों को शामिल किया जाता है। साथ साथ मानव विकास सूचकांक के साथ साथ ये भी मानव विकास रिपोर्ट में जारी किया जाता है। उसमें है, एक है असमानता समायोजित विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक जीआईआई, और बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये चारों चीज किसका है, मानव विकास सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट का ही एक अंग है, प्रकाशित किया जाता है। सभी सूचकांकों का अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग को मानव विकास सूचकांक में भारत के प्रदर्शन में सुधार हो रहा है, इस चीज को वर्णन करना है। तो उस चीज को हम लोग वर्णन करने की ओर अग्रसर होते हैं। ओके, एचडीआई, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सभी चीज को आप लोग, जैसे मानव विकास सूचकांक, इन सबका अंग्रेजी को मैंने लिखने का प्रयास किया हूं, या नहीं भी लिखा हूं तो आप लोग जरूर लिखिएगा। जैसे इनक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई, प्लैनेट प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई, जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इंडेक्स, है ना, ठीक है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक है ना, हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, एचपीआई हैप्पीनेस इंडेक्स, जीएचआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स,
सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इंडेक्स, है ना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो सभी चीज का देखिए, वर्ल्ड पीस इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये सभी चीज को आप लोग थोड़ा सा लिखने का प्रयास कीजिएगा। ओके, हम लोग अभी बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की। तो आपको मानव विकास सूचकांक के बारे में, जब चूंकि यहाँ काफी आपको वर्णन करना है, तो आपको अगर मानव विकास सूचकांक का डिटेल से लिखना है तो आप एकदम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसा मैंने लिखा है। ये जो संकल्पना है किसने दिया था? महबूब उल हक, एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री द्वारा। प्रोफेसर अमर सेन, भारतीय अर्थशास्त्री, उनके सहयोगी थे। मानव विकास सूचकांक का जो मूल्य होता है वो 0 से 1 के बीच होता है। अगर किसी देश का मानव विकास सूचकांक का मूल्य मान 0 के नजदीक रहता है तो उसे हम खराब प्रदर्शन वाले मानते हैं, और अगर सूचकांक 1 के करीब रहता है तो उसे हम लोग सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन या अच्छा मानते हैं, अच्छा मानव विकास सूचकांक उस देश का मानते हैं। इसका प्रकाशन प्रति वर्ष 1990 से लगातार यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। ये आपको सभी को पता है, 1990 से ये जारी किया जा रहा है। मानव विकास रिपोर्ट 2010 से, ध्यान दीजिएगा, मानव विकास रिपोर्ट 2010 से अन्य 4 सूचकांकों को भी इसके हिस्से के रूप में शामिल किया जाने लगा है, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया था। तो ये क्या है? IHDI, GDI, GII और MPI। IHDI तो देख लीजिए, IHDI क्या है? IHDI का फुल फॉर्म देख लीजिए, यहां आप लोग देख लीजिए। मैं यहां लिख दे रहा हूं, I फॉर केवल यहां है इन इक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। GDI हो गया आपको ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके, और GI हो गया ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स, ओके, और MPI हो गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये तो लिख सकते हैं आप लोग, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये इतना लिख दिया हम लोग। देखिए हम कितने शब्दों में, केवल संक्षेप में हम किस तरह से आपको प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसमें मानव विकास सूचकांक के मूल्य, यानी किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक का जो मूल्य आता है उसके आधार पर देशों को 4 वर्गों में बांटा जाता है। तो 4 वर्गों में बांटा जाता है, देख लीजिए कैसा है। अगर किसी देश के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वैल्यू 0.80 या उससे अधिक आती है तो उस देश को बोला जाता है अति उच्च मानव विकास वाला देश, और 0.70 से लेकर 0.794 तक आता है तो उसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश बोले जाते हैं। अगर 0.550 से 0.699 तक आता है तो मध्यम मानव विकास वाले देश बोला जाता है, और अगर किसी देश का मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0.550 से कम आता है तो उसे निम्न मानव विकास वाले देश कहा जाता है। अब देखिएगा, HDI की गणना के लिए 3 आयाम लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, HDI की गणना के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कैलकुलेशन के लिए 3 डायमेंशन है। एक तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, यानी लंबा और स्वस्थ जीवन, नॉलेज या ज्ञान, और श्रेष्ठ जीवन स्तर। इतना ही आप लिख देंगे तो काफी है। अब देखिए, इन तीनों आयामों के आधार पर अगर सूचकांक की गणना किया जाए, कैलकुलेशन किया जाए, तो 2021 में भारत के जो मानव विकास सूचकांक की जो स्थिति है वो इस प्रकार है, देख लीजिएगा। अगर 1990 की बात करें तो HDI का मान भारत का कितना था? 0.434 था। 2019 में कितना था? 0.645 हो गया। 2020 में 0.642 हो गया। 2021 में इसमें कमी आया और 0.633 हुआ। और 2022 में अगर मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार अगर बात करें तो 2022 में मानव विकास सूचकांक का मूल्य भारत का 0.644 है। अगर स्थान की बात करें तो 2019 में 191 देशों में भारत का स्थान 132 था, 191 देशों में भारत का स्थान 130 था, 132 था भारत का स्थान। और अगर मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2022 में भारत का जो रैंक है 193 देशों में 134वां है। क्लियर है? अब यहां हम लोग देखते हैं विश्व का HDI का मान अगर अब देखा जाए तो कितना है? 0.732 है। यानी ओवरऑल वर्ल्ड का अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो 0.732 है। तो एक तरह से देखिए तो कहीं ना कहीं हम लोग HDI का जो मान है वैश्विक की जो स्तर की जो औसत मान है उससे हम लोग कम है। ओके, अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं 2021 में तो भारत का जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष, स्कूली शिक्षा और अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष,
स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष 6.7 वर्ष और सकल राष्ट्रीय आय जो है 6,590 अमेरिकी डॉलर आंका गया है एचडीआई में 2021 में। 2022 की बात करेंगे तो अभी हम लोग 2022 में इसके सुधार की जब बात करेंगे तो हमें इसमें बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप देखिएगा कि मानव विकास सूचकांक में अगर देखें तो 3-4 कैटेगरी में जो बांटा जाता है देशों को, तो भारत मध्यम मानव विकास देश वाला देश है। भारत मध्यम मानव विकास वाला देश है क्योंकि भारत का जो वैल्यू है, भारत का वैल्यू कितना है 0.644। देखिए तो किस में आएगा 0.644, इसी थर्ड वाले कैटेगरी में आएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये आईएचडीआई असमानता के कारण एचडीआई में प्रतिशत हानि को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2019 में आईएचडीआई में भारत का स्कोर है 0.537, यानी जो एचडीआई मेरा आता है उसमें हमको एडजस्ट करना पड़ता है। जो भी असमानता आई है उस एचडीआई के कारण भारत में जितने भी तरह की असमानताएं आई हैं उनको जब हम एडजस्टेड करते हैं और उसके बाद जो स्कोर आता है उसके हिसाब से देखिए भारत का क्या था। अगर देखा जाए तो 2019 में भारत का एचडीआई का मूल था 0.645 एचडीआई का मान था, लेकिन देखिए आईएचडीआई में भारत का मान कम हो गया क्योंकि वो एडजस्टेड किया गया। ओके, लैंगिक विकास सूचकांक यानी ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये वर्ष 1995 से यूएनडीपी द्वारा विकसित किया गया है। लैंगिक विकास सूचकांक एचडीआई से बेहतर सूचकांक है। एचडीआई से इसको बेहतर सूचकांक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो स्त्रियों और पुरुषों के मध्य मानव विकास के भिन्नता के स्तर को पता लगाया जाता है। यानी हमको केवल एचडीआई में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करना है बल्कि लैंगिक विकास को भी देखना है कि किस तरह से स्त्री और पुरुषों की भिन्नता में कमी आई है। अगर पुरुषों की स्थिति बेटर हो रही है और स्त्री की स्थिति खराब हो रही है तो हम उसको एचडीआई अच्छा होने के बावजूद भी, एचडीआई में अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी हम अच्छा नहीं मानेंगे। इसीलिए लैंगिक विकास सूचकांक एक नया टर्म लाया गया है और इसे यूएनडीपी द्वारा 1995 से विकसित किया गया है। अगर देखा जाए वर्ष 2019 में जीडीआई का स्कोर कितना था 0.820 था और विश्व का स्कोर था 0.943, यानी हम लोग कहीं ना कहीं विश्व के औसत के बराबर थे। लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स महिलाओं और पुरुषों के बीच उपलब्धियों में असमानता को दर्शाने वाली एक समग्र माप है। लैंगिक असमानता सूचकांक क्या है? महिलाओं और पुरुषों के बीच उपलब्धियों में असमानता को दर्शाने वाली एक समग्र माप है। अब देखिए वर्ष 2019 में 162 देशों में भारत का स्थान 123वां था और उससे पहले अगर देखा जाए वर्ष 2019 से पहले देखा जाए तो 122वां था। भारत का जो वैल्यू है 2019 में कितना है 0.488 और विश्व का औसत कितना है 0.436। तो देखिएगा वैश्विक स्तर की तुलना में हमारी स्थिति क्या है, अच्छी है। वर्ष 2022 में अगर देखा जाए, अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो 166 देशों में भारत का स्थान कितना हो गया 108 हो गया। देख लीजिए 123 से हम लोग 108 में पहुंच चुके हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक पहली बार वर्ष 2010 में OPHI यानी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया था 2010 से। इस आयाम के 3 संकेतक और 10 इस आयाम में कितने इस सूचकांक में कितने आयाम हैं 3 और संकेतक या इंडिकेटर कितने हैं 10, यानी 3 डायमेंशन 3 है, स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। और स्वास्थ्य में से 2 इंडिकेटर लिया गया है, शिक्षा में से 2 इंडिकेटर है और जीवन स्तर में 6 इंडिकेटर है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है 3 आयामों के आधार पर भारत में वैश्विक स्तर पर गरीबी की बात करती है और मतलब लोगों की स्थिति को ध्यान में रखती है। वैश्विक एमपीआई 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है 66वीं है। भारत की रैंकिंग कितनी है 66वीं है। ओके, अब देखिए हम लोग सबसे पहले आते हैं कि भारत में मानव विकास सूचकांक में सुधार हुआ है, हो रहा है। तो सबसे पहले आपको अभी तक जितने भी बातें हमने किया वो सभी बातें आपको क्या था मित्रों, वो सभी बातें एचडीआई के संबंध में था। एचडीआई का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया और हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि किस तरह से एचडीआई में भारत की स्थिति में सुधार हो रहा है। ओके, इसको हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखेंगे मानव विकास सूचकांक में भारत का प्रदर्शन में सुधार हुआ है।
मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय 3 आयाम हैं। और 3 डायमेंशन में अगर बात करें तो भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ी है, 67.7% हो गई है। HDI रिपोर्ट जो है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो है 2023-24 के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। देख लीजिए इस तालिका को, देखिए अगर तालिका को ध्यान में रखिएगा तो देखिए यहां देखिए मैं बता रहा हूं, अगर आप देखिएगा इस तालिका को तो देखिए क्या दिखाई पड़ रहे हैं यहां, 67.2 वर्ष था, अभी कितना हो गया है, 67.7 वर्ष हो गया है। तो अगर जीवन प्रत्याशा की बात करें तो HDI में भारत की स्थिति में सुधार हुई है, इसको प्रदर्शित कर रहा है। हालांकि और यहां भी दिखाइए कि 2021 में हमारा जो वैल्यू था 0.633 था, वो बढ़कर 0.644 हो गया है, यानी हमारा मान या जो वैल्यू है HDI का जो वैल्यू है उसमें भी सुधार हुआ है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जो 2021 में 6,590 अमेरिकी डॉलर था, वो बढ़कर कितना हो गया है, 6,951 डॉलर हो गया है। 2022 में कितना हो गया है, 6,951 डॉलर हो गया, ये भी बढ़ गया है। स्कूली शिक्षा की अगर बात करें तो पहले हमारा जो स्कूली शिक्षा का वर्ष जो था, औसत वर्ष कितना था, 6.7 वर्ष था, अब कितना हो गया है, 12.6 वर्ष हो गया है। देख लीजिए ये भी सुधार हुआ, ये भी सुधार हुआ और ये भी सुधार हुआ। तो देख लीजिए स्कूली शिक्षा में भी सुधार हुई है। और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने देख चुका, बात कर चुका, स्कोर भी सुधार हुआ है। देखा जाए तो HDI के स्कोर में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, 48.4% की सकारात्मक परिवर्तन बता रहा है। ठीक है, इसके अलावा उल्लेखनीय उपलब्धि क्या है, जीवन प्रत्याशा लगातार भारत में बढ़ रही है, लगभग 9.1 वर्ष की वृद्धि हुई है। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष में 4.6 वर्ष की वृद्धि हुई है और स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष में 3.8 वर्ष की वृद्धि हुई है। और अगर हम बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे 6,590 से बढ़कर 6,951 हो गया है। एक 361 अमेरिकी डॉलर की भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। सकल राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में 361 अमेरिकी डॉलर बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि HDI में, ध्यान दीजिएगा, HDI में भारत का प्रदर्शन में सुधार हुआ है, इसको लिखना है। लेकिन पैराग्राफ चेंज करके आप जरूर लिखिएगा, चूंकि HDI जो कि HDI का मान और HDI की स्थिति में सुधार किसी भी देश की संपूर्ण या सर्वांगीण उपलब्धि को नहीं बतलाता है, इसीलिए इसमें और अच्छा निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए वर्तमान में IHDI, GII, GDI और MPI को भी ध्यान में रखा जाता है। केवल HDI के आधार पर, केवल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सुधार के आधार पर हम किसी भी देश के वैश्विक स्थिति या आर्थिक विकास को बतलाना उचित नहीं है, बल्कि इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और आपका होगा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के द्वारा हमको बताने का प्रयास करना होगा, तभी हम और इसको बेटर कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको लिखना होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं एक एक अलग अलग जो सूचकांक है, उन सभी सूचकांकों के आधार पर हम लोग इसको और हम लोग बताते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन का अगला पार्ट यही कह रहा है, क्वेश्चन का अगला पार्ट कह रहा है कि विभिन्न सूचकांकों के आधार पर विश्व पटल पर भारत के आर्थिक प्रदर्शन या प्रगति की समीक्षा करें। तो अब हमने जितने भी सूचकांकों का नाम मैं आपके समक्ष दिया था, उन सभी सूचकांकों को थोड़ी बहुत आपको जानकारी प्रस्तुत करना है, तभी आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। तो देख लीजिए कितने सारे सूचकांक हैं, आप सभी सूचकांकों को देखिए, देख लीजिए। सबसे पहला है PHDI, सबसे पहला हम लोग HDI तो हमने देख चुका, अब अन्य जो सूचकांक है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला है आपको
PHDI, यानी PHDI का फुल फॉर्म क्या है? प्लैनेट प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, PHDI का फुल फॉर्म है प्लैनेट प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी इसको पूरा अगर शॉर्ट फॉर्म करेंगे, प्लैनेट प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी इसकी गणना में मानवीय विकास के लिए मनुष्य द्वारा ग्रह पर डाले गए अत्यधिक दबाव का आकलन किया जाता है। सिंपल समझिए, यानी कोई भी व्यक्ति किसी ग्रह प्लैनेट में रहता है, यानी अगर भारतीय अपनी भूमि में रहता है, भारत के लोग, तो अपने भूमि के अंतर वह किस तरह से प्रति व्यक्ति CO2 का उत्सर्जन करता है, प्रति व्यक्ति मटेरियल फुटप्रिंट का समायोजित किया जाता है, ये सभी देखा जाता है। यानी आपके द्वारा जितने भी उत्सर्जित पदार्थ है, उन उत्सर्जित पदार्थों का कितना समायोजन अच्छी तरह से हो रहा है, वो ग्लोबली उसको बोला जाता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, उसको बनाने का प्रयास किया जाता है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको प्रदर्शन बताया जाता है। देखिए, PHDI और अगर किसी देश का HDI का मान बराबर होगा, यानी PHDI का वैल्यू और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वैल्यू अगर बराबर हो, तो ये माना जाता है कि उस ग्रह में कोई दबाव नहीं है, वो बहुत ही अच्छा और पर्यावरण फ्रेंडली ग्रह है, ऐसा माना जाता है। 2019 में भारत का HDI कितना था? 0.645 था, जबकि ग्रहीय दबाव समायोजन के बाद वैश्विक GDI कितना हो गया? HDI 0.626 हो गया। यानी इसमें मान क्यों घट गया? क्योंकि इतना जो बढ़ा हुआ था, उस देश के जितने भी मटेरियल फुटप्रिंट का समायोजन करने के लिए उतनी राशि खर्च हो जाएगी, उतनी पॉइंट जो अधिक दिखाई पड़ा था वो एडजस्टमेंट में खर्च हो गया, इसीलिए पॉइंट घट करके कितना हो गया? इतना हो गया। यानी लगभग देखिए इसमें अंतर है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर देखा जाए PHDI में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, डेसिमल में अंतर है, डेसिमल 0.20 का लगभग अंतर है। ओके, TPI, जब हम लोग देखते हैं टेक्नोलॉजिकल की बात करते हैं, हम लोग आते हैं TPI। ओके, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इंडेक्स। ओके, TPI की बात कर लेते हैं हम। देखिएगा, मैंने सभी इंडेक्स के बहुत डिटेल से नहीं दिया है, चूंकि उतना आपके पास समय नहीं रहेगा। इसका प्रतिपादन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, UNDP है ये ना, UNDP के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2001 में किया था। ध्यान दीजिएगा, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इंडेक्स का सर्वप्रथम प्रतिपादन UNDP के द्वारा 2001 का जो मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था उसमें दिया गया था, और उसमें भारत को एक क्षमतावान नेतृत्व वाला देश माना गया। ध्यान दीजिएगा, क्षमतावान नेतृत्व वाला देश माना गया है, ये पोटेंशियली लीडर्स डेवलपमेंट एंड लीडरशिप वाला कंट्री माना गया है, यानी यहाँ पोटेंशियल है, यानी डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं। SPI क्या है देख लीजिएगा, सामाजिक प्रगति सूचकांक, यानी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में अगर देखा जाए तो भारत का प्रदर्शन 169 देशों में 110वें स्थान पर है। इसको कौन जारी करता है? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा राज्यों और जिलों के लिए जारी किया जाता है। इसमें देशों को कितने टीयर में रखा गया है? 6 टीयर में रखा जाता है, और भारत को टीयर किस में रखा गया है? 4 में रखा गया है, और भारत का स्कोर कितना है? 60.19 है, और भारत को 110वां स्थान मिला है टोटल कितने देशों में? 169 देशों में। अब हम लोग आते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। मित्रों, ये बहुत ही डेंजर इंडेक्स है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स समझिए कि एक तरह से देखा जाए तो किसी भी देश की वास्तविक स्थिति को ये बतलाता है, और HDI बढ़े, GII बढ़े, सब चीज़ में अच्छा सुधार हो, लेकिन GHI अगर नहीं सुधार करते हैं तो ये बहुत ही खराब प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है। GHI की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर बात करें तो इसे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा, ध्यान दीजिएगा, इसे कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा कंसर्न वर्ल्ड वाइड
एंड और वेल्थ हंगर हाइप की सहायता से अक्टूबर माह में जारी करता है, हमेशा अक्टूबर माह में इसको जारी करता है। अगर देखिएगा इसका रैंक देखेंगे भारत की तो 2018 में 119 देशों में 103 था, 2019 में 117 देशों में 102 था, 2020 में 107 देशों में 94 था, 2021 में 116 देशों में भारत का स्थान 101 था और 2022 में 121 देशों में भारत का 7 में, यानी देखिए इसमें भी भारत की वैश्विक स्थिति में रैंकिंग में सुधार हुई है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, है ना, सॉरी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जीजीआई ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसका पहली बार प्रकाशन 2006 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया था। 2021 में अगर देखा जाए तो भारत का स्कोर इसमें जीजीजीआई का जो स्कोर है वह 0.625 था, जो कि बढ़ गया है, देखिए 0.629 हो गया है। और भारत का स्थान देखिए 156 देशों में 140 था, 2022 में 146 देशों में कितना हो गया, 135 हो गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं सुधार को प्रदर्शित कर रहा है, हम लोग इसकी सूचकांक में सुधार किए हैं। वैश्विक खुशहाली या प्रसन्नता रिपोर्ट, वैश्विक खुशहाली या प्रसन्नता रिपोर्ट जिसे हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं, WPI, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या WPI कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा 2012 से जारी किया जा रहा है। और अगर 2022 की बात करें तो 146 देशों में वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 136वां था, 2023 में 136 देशों में भारत का स्थान 126 हो गया। तो देखिए ये मोर और लेस उतना ही है, अंतर में सुधार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हमने इसमें जिसके जितने भी आयाम है उसमें हम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्रय शक्ति समता या PPP जो है, अगर इसमें देखा जाए तो भारत की स्थिति में तेजी से सुधार हुई है और भारत का विश्व का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। परचेजिंग पावर पैरिटी में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। तो चीन का देखिए 16.4% है, अमेरिका का 16.3% है और भारत का 6.7% है। तो ये है क्या, तो ये चीज़ जान लीजिए, ये 6.7% ये सब क्या है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसका तात्पर्य यही है कि अगर वैश्विक, ध्यान दीजिएगा, वैश्विक GDP सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन है 6.7%। यानी अगर पूरे वैश्विक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर 100 रुपया है तो उसमें भारत का योगदान है लगभग 7 रुपया के बराबर। तो देख लीजिए, चीन उसमें 16 रुपया के बराबर योगदान देता है, अमेरिका लगभग 16 के बराबर योगदान देता है और भारत पूरे विश्व में तीसरा स्थान रखता है और लगभग 7 रुपया के बराबर योगदान देता है, 6.7% की योगदान देता है। यानी वैश्विक GDP में भारत का परसेंटेज कितना है, 6.7% है। तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन को बतला रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक या वर्ल्ड पीस इंडेक्स की अगर बात करें 2022 में, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस के द्वारा 2009 में से इसका प्रकाशन किया जा रहा है। भारत का रैंक जो है 2021 में 135 है, स्कोर की बात करें तो 2.553 है और 2022 में अगर बात करें तो भारत का रैंकिंग में कोई सुधार नहीं हुआ है, एज इट इज है, 135 ही रैंक है पूरे विश्व में। इसका देखा जाए रैंक तो 135वां रैंक भारत को प्राप्त है वैश्विक शांति सूचकांक में। लेकिन सबसे सुखद आश्चर्य की बात जो है वो 2.533 से इसका स्कोर जो है वैल्यू 2.578 हो गया है, जो कि अच्छे प्रदर्शन को बता रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो भारत का जो स्थिति है खराब प्रदर्शित हुई है। देखिए 180 देशों में भारत को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150 है या और 2023 में 180 देशों में 161वां ही मिला। इसका तात्पर्य यही है कि यहाँ जो हमारा मौलिक अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता, वो नहीं है, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस को उतनी स्वतंत्रता नहीं है, कई तरह के उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी आप समझते हैं कि भारत में व्यापारिक वातावरण या बिजनेस करने का जो वातावरण है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स 2023 के अनुसार बात करें तो 190 देशों में भारत का स्थान 63वां है। ये कहीं ना कहीं अच्छा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्कोर देखिए 71.0 है, यानी काफ़ी स्थिति अच्छी है भारत की स्थिति, पहले से काफ़ी इसमें हम सुधार कर रहे हैं। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट यानी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में देखा जाए तो भारत का स्थान देख लीजिएगा 2020 में 117 था, 2021 में 120 है और 2022 में 121 है। यानी हमारे इसमें वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत की स्थिति में क्या है, खराब स्थिति है। और इसके पीछे एकमात्र कारण है SDG का जो 17 लक्ष्य है, 17 लक्ष्य है, उसमें से लगभग 11 लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यानी 17 लक्ष्यों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 17 लक्ष्य है उसमें से 11 लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें भारत की स्थिति ठीक नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम लोग सूचकांक में आते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक।
भारत का स्कोर अभी कितना है 52.9 है, यानी 184 देशों में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 131वां रैंक मिला है। अब हम लोग आते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 अगर बात करें तो नीति आयोग के द्वारा जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करता है, आप इसको एसडीजी इंडिया डैशबोर्ड में जाकर आप इसको देख सकते हैं। अगर बात करें तो 2019 में भारत का वैल्यू कितना था 60, 2020 में हो गया है 66, यानी एसडीजी इंडिया इंडेक्स में भारत के प्रदर्शन में क्या हो रही है, सुधार हुई है, अच्छा पोजीशन हुआ है, बढ़ रहा है। अगर इसके 17 डायमेंशन को देखें, 17 डायमेंशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो इनमें इसमें भी आंकड़ा अवेलेबल नहीं है और इसमें आंकड़ा अवेलेबल नहीं है। बाकी में जो आंकड़ा अवेलेबल है उसके अनुसार नो पॉवर्टी में देख लीजिए भारत का कितना है। 2019 में 50 था, अभी क्या आ गया है वैल्यू 60 आ गया है। तो देखिए जितने भी मेरा रेड हैं इन्हीं आयामों में भारत की स्थिति थोड़े पहले से 19 की तुलना में 20 में स्थिति में खराब प्रदर्शन हुआ है, बाकी सब में हम लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अच्छा प्रदर्शन हमें और करना होगा, क्योंकि एसडीजी इंडिया इंडेक्स में किसी भी देश को या किसी भी जो स्थिति है उसको 4 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला कैटेगरी एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। यानी भारत का स्कोर कितना है 66 है, तो भारत कहाँ है, आपको देखिए परफॉर्मर से कहाँ मूव कर चुका है, फ्रंट रनर की ओर मूव कर चुका है। देख लीजिए 2022 में भारत 20 में भारत का स्कोर कितना है 66 है। अब देखिए भारत पहले इसमें था, भारत पहले परफॉर्मर में आता था, कैटेगरी में आता था, अब क्या हो गया है फ्रंट रनर में आ गया है। यानी एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात करें तो भारत के प्रदर्शन में तेजी से सुधार हुई है। तो अब देखिए जितने भी हमने पूछा था, जितने भी सूचकांक के आधार पर भारत के प्रदर्शन या प्रगति की बात करें तो हमने कितने सारे सूचकांकों को आपके समक्ष ला करके मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में बताने का प्रयास किया है कि भारत अपनी स्थिति में लगातार सुधार कर रहा है। तो मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग बात करेंगे निष्कर्ष में। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, तो निष्कर्ष में जो लिखना है यहाँ जगह नहीं है, मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इस प्रश्न का निष्कर्ष में क्या लिखिएगा, मेरे बातों को आप ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको आराम से ध्यान दीजिए, इसको सुनिए और आप निष्कर्ष को लिख दीजिएगा। सबसे पहली बात तो निष्कर्ष में ये चीज़ जरूर आनी चाहिए, निष्कर्ष में ये बात जरूर आनी चाहिए कि ऊपर लिखित ये जितने भी सूचकांक है आर्थिक, निष्कर्ष में लिख रहे हैं आर्थिक विकास के मापक के नवीनतम उपाय वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है, सूचकांकों का निर्माण है और उसके आधार पर देशों की प्रगति का आकलन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हैंडराइटिंग थोड़ी यह है, आकलन किया जाता है। एचडीआई में भारत का प्रदर्शन में लगातार सुधार हो रहा है। ये आपको बताना है। कैसे, ये भी बताना है कि किस तरह से हमारा जो वैल्यू था 0.33 से 0.644 हो गया है। ठीक है, यानी हमारा वैश्विक जो मान है एचडीआई का जो वैल्यू है वो बदल गया है, सुधार हो गया। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि प्रति व्यक्ति जो मेरा राष्ट्रीय आय है वो क्या हो रहा है, बदल गया है, वो भी डॉलर के मुकाबले लगभग 300 अंकों का सुधार हुआ है। अगर स्कूल की वर्ष की बात करें तो वो उसमें भी लगभग 6 वर्षों का सुधार हुआ है। अगर हम बात करेंगे कि हमारी जीवन प्रत्याशा की बात करें तो उसमें भी लगभग 0.6 कुछ मतलब कितना 67 हो गया है, 67.7 वर्ष हो गया है, तो ये भी सुधार हुआ है। लेकिन एचडीआई में केवल सुधार होना किसी भी देश की प्रगति का अच्छा सूचक नहीं माना जाता है। वर्तमान समय में एचडीआई में और बेटर हम परफॉर्मेंस कैसे करें, उसके लिए आईएचडीआई, जीडीआई, जीआईआई और एमपीआई को भी ध्यान में रखना होगा।
और इसके बावजूद इनके आंकड़ों को भी देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में लगातार एचडीआई के न केवल एचडीआई में सुधार हो रही है, बल्कि एचडीआई को और बेहतर बनाने के लिए जो 4 और सूचकांक को लिया जाता है उसमें भी भारत का प्रदर्शन में सुधार हुआ है। लेकिन अन्य इस सूचकांकों की बात करें तो अन्य सूचकांकों को भी देखने के पश्चात जितने भी सूचकांक अभी वैश्विक स्तर पर प्रचलित हैं, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो मापक के रूप में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वहां भी देखें तो भारत की स्थिति में सुधार हुई है, जैसा कि हमने ऊपर देखा है। लेकिन अंत में यही कहा जा सकता है कि एचडीआई में अभी भारत में सुधार की संभावना है, इसीलिए भारत को पोटेंशियल नेतृत्व वाला देश, क्षमतावान नेतृत्व वाला देश की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही साथ एसडीजी में भारत का सुधार, नीति आयोग के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया जाता है उसमें भारत को परफॉर्मर से फ्रंट रनर वाले कैटेगरी में भारत आ चुका है। यह भी कहीं ना कहीं भारत की स्थिति में सुधार को प्रदर्शित करता है। तो मित्रों, अगर इतने सारे बातों को अगर आप लिख देंगे तो वो निष्कर्ष में आ जाएगा और इस तरह से आपका उत्तर बहुत ही बेटर बनेगा। और आप इस प्रश्न का अगर उत्तर इतने सारे आंकड़ों के साथ जैसा मैंने दिया है, अगर आप इतना लिखने का प्रयास करते हैं तो ये आंसर एक बहुत ही बेटर आंसर बनेगा, बेटर ही नहीं बेस्ट आंसर बनेगा। मुझे उम्मीद है और मुझे पूर्ण विश्वास भी, ध्यान दीजिएगा, मुझे उम्मीद है और मुझे पूर्ण विश्वास ही है, मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होकर बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इतने सारे सूचकांकों के साथ इतने तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हुए मुझे लगता है ऐसा आंसर आपको कहीं नहीं मिला होगा। ये पूरे गारंटी के साथ मैं दावा करता हूँ। तो चलिए, खैर आप इसकी तैयारी कीजिए, चाहे जैसा भी हो। मेरा कोशिश है कि आपकी तैयारी को मैं बहुत अच्छा बेटर बना सकूं, आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। यही मेरा टारगेट है कि आप अपने उद्देश्य में सफल हों, यही मेरा कामना है। तो चलिए, इस प्रश्न का आप उत्तर तुरंत तैयार कर लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए। और बार बार मैं कहता हूँ, केवल मेरे पीडीएफ को उतार लीजिएगा या पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ये बहादुरी नहीं है, ये बहादुरी नहीं है, बल्कि मेरे बातों को जो बीच में जो मैं सेंटेंस का प्रयोग करता हूं उन चीज़ों को भी आप ध्यान देंगे, जो मैं समझाने का प्रयास करता हूं उसको ध्यान देंगे तो आप सेंटेंस को बना सकते हैं, उस लॉजिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि आप इस चीज़ को तो मित्र फॉलो ज़रूर कीजिए। अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, R4, आप देखिए मैं बदल दिया हूँ, R4, R³ से मैं R4 की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज R³ एंड व्हाट इज R4? R³ मीन्स होता है रीड, राइट एंड रिवाइज, एंड R4 मतलब R का घातांक 4 का तात्पर्य यही है, रीड, राइट, रिवाइज रेगुलरली, रीड, राइट, रिवाइज रेगुलरली। ओके, चलिए अगले क्वेश्चंस में फिर से हम आप हाजिर होंगे, आपको लेकर आएंगे और एक्सप्लेनेशन हम आपके समक्ष करेंगे। तब तक आप इसकी तैयारी करिए, अच्छी तरह से इसको बना लीजिए, एकदम बना लीजिए, क्योंकि आपको अन्य पेपर की भी तैयारी करनी है। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने तैयारी को और बेटर बनाएं और अपने उद्देश्यों में सफल हों। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूं, इस क्लास को अंत करता हूं। अगले क्लास में मिलेंगे इसी कामना के साथ। आप सबों का एक बार पुनः धन्यवाद।